देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत सरकार है और छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र सरकार को एक कांटे की तरह चुभ रहा है। ईडी के माध्यम से लगातार कांग्रेस नेताओं के घर में छापे किए जा रहे हैं, कुछ मिला नहीं अभी तक, और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि कांग्रेस सरकार को बदनाम किया जाए। आज तक ऐसी एक भी सबूत नहीं मिल रहा है जिससे कांग्रेस सरकार या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी या हमारे अन्य नेतागण के ऊपर कोई आरोप सिद्ध हुए हैं। नमस्कार, इलेक्शन ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश राज सिंह और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 पे हमारा खास कार्यक्रम परिचय पत्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परिचय पत्र एक डिजिटल वीडियो लाइब्रेरी है, जिस लाइब्रेरी में हम आपका परिचय करवाते हैं आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारी प्रस्तुत करने वाले संभावित प्रत्याशियों, जिसमें होते हैं वर्तमान विधायक, पूर्व में प्रत्याशी रहे चेहरे और आने वाले विधानसभा चुनाव में दावेदारी प्रस्तुत करने वाले कुछ नए चेहरे। ऐसे ही क्रम को आगे बढ़ाते हुए, कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चले आए हैं छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में। और रायगढ़ जिले का ये विधानसभा है रायगढ़, और रायगढ़ विधानसभा से ऐसे ही एक जाने माने और चर्चित चेहरे से हम आपको मिलवाने वाले हैं। उनका आज हम परिचय रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जिस व्यक्ति विशेष से आज हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, ना ही अपने जिले रायगढ़ में, ना ही अपने विधानसभा रायगढ़ में, और ना ही छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। जिस व्यक्ति विशेष से आज हम आपका परिचय करवाएंगे ये पूर्व में अपने क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं, वर्तमान में ये रायगढ़ विधानसभा से विधायक भी हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार प्रकाश नायक जी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मेरी विधानसभा रायगढ़ में आप सभी का जी, और आपके न्यूज चैनल का जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, चाहे विधायक हो, चाहे नए प्रत्याशी हो, चाहे पुराने विधायक हो, चाहे पूर्व विधायक हो, सभी से सवाल हमारा एक ही होता है, अपना परिचय अपनी जुबानी। ऐसे में प्रकाश जी, अगर हम आपका परिचय आपकी जुबानी जानना चाहें तो वो कैसे होगा? मैं राजनीतिक परिवेश से हूँ जी। मेरे पिताजी डॉक्टर सकलजीत नायक जी विधायक रहे, 4 बार मंत्री रहे जी, और वो पहले कॉलेज में प्रोफेसर भी रहे, प्रिंसिपल भी रहे जी। और मेरा जन्म 7 मार्च 1975 को हुआ जी। उसके बाद मैंने प्राथमिक शाला की पढ़ाई मैं अपने गांव से किया जी। फिर बरम किला से मैंने माध्यमिक शाला की पढ़ाई शुरू की जी। और कॉलेज की पढ़ाई मैंने रायगढ़ और भोपाल से किया। अपने बचपन के काल में जब आप पढ़ाई कर रहे थे या फिर युवा काल में जब आप पढ़ाई कर रहे थे कॉलेज के लाइफ में, उन दिनों की कोई स्टोरी, कोई कहानी अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? जब मैं बरम किला में मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में पढ़ाई करता था जी, तब मैंने वहाँ से राजनीति की शुरुआत की जी। स्कूल जीवन में मैंने जो क्लास मॉनिटर होते हैं जी, उसका चुनाव पहली बार लड़ा जी, और भारी बहुमत से चुनाव जीता मैं जी। और उसके बाद लगातार पापा से प्रेरणा लेकर जी राजनीति में मेरी रुचि बढ़ती गई जी, और मैं राजनीति में आगे बढ़ता गया। आपके पिताजी तो राजनीति कर रहे थे, क्या विरासत में आपने राजनीति शुरू की या फिर आपके अंदर भी कोई उस तरह की भावना या किसी खास वजह से आपकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई? मैंने बताया आपको कि स्कूल जीवन से ही राजनीति में मेरी जुड़ावट रही है जी। उसके बाद पिताजी कांग्रेस से, भाजपा से कांग्रेस में प्रवेश किए जी। उस समय लाजमी तौर से थोड़ा सा उनको दिक्कत आई जी। ये बात है सन 2000 के आसपास का जी। उस समय मैं लगभग 22-23 तक रहा होऊंगा मैं जी। और उस समय मैंने पापा को साथ देने के लिए पूरे विधानसभा क्षेत्र में दौरा किया जी, और उनका साथ दिया। लोगों को पापा के पक्ष में लाने के लिए काम किया मैंने जी। और उसके बाद से लगातार मैं राजनीति में जुड़ावत रही जी, और राजनीति में मैं आगे बढ़ता गया। जैसा कि आपने बताया कि पूर्व काल में आपके पिताजी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, फिर कांग्रेस में शिफ्ट किए, तो क्या कहानी रही भारतीय जनता पार्टी छोड़ने की आपके पिताजी की? भारतीय जनता पार्टी में पिताजी की जो पृष्ठभूमि थी जी, वो जिला अध्यक्ष रहे भाजपा के, और उस समय 3 नेता हुआ करते थे रायगढ़ जिला में जी। नंद कुमार साय जी, लक्ष्मीराम अग्रवाल जी और पापा डॉक्टर सकलजीत नायक जी। और वो उस समय प्रदेश के भाजपा प्रदेश के उपाध्यक्ष बने जी। स्वर्गीय लक्ष्मीराम अग्रवाल से उनकी जमी नहीं जी,
तो वो फिर भाजपा छोड़ने पर मजबूर हुए और कांग्रेस में प्रवेश किए। आपने अपने युवा काल में ही राजनीति की शुरुआत की, ऐसे में आपके राजनीतिक प्रोग्रेस की अगर मैं बात करूं, राजनीतिक में आप कैसे आगे बढ़े? जैसा कि हमारे को मालूम है या सूचना हमारे पास है कि आप पूर्व में जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं, तो कैसे जिला पंचायत सदस्य या फिर इलेक्शन में कैसे आपका पदार्पण हुआ? देखिए, बचपन से मैं राजनीति परिवार के बीच में पला बढ़ा हूँ जी। और मेरे अंदर एक सोच थी जी कि मैं कैसे जनता की सेवा करूं, जी और वही सोच मुझे लगातार प्रेरित करती रही। जी मेरे पिताजी के काम, उनकी जो सेवा भावना है वो लगातार मुझे प्रेरित करती रही जी कि मैं जनता के बीच जाऊं और कैसे सक्रिय रूप से लोगों का काम करूं। जी। पहली बार मुझे मौका मिला 2005 में जी कि मैं जिला पंचायत का चुनाव में लड़ा मैं, और उस समय कुछ परिस्थिति भी ऐसी थी कि भाजपा के दिग्गज परमानंद नायक जी। उस चुनाव में लड़ रहे थे। जी उसके विरुद्ध में मुझे हमारी जनता, हमारी कार्यकर्ता मुझे उतारना चाहिए, और मैं पहली बार 2005 में जिला पंचायत चुनाव में उतरा मैं, और लगभग 14,500 वोट थे जी। मैं वो चुनाव जीता। उस समय प्रदेश में सर्वाधिक वोट का वो रिकॉर्ड था जी। और उसके बाद में जो जुड़ता गया जनता से, उन लोगों को काम करता गया, तो मेरे मन में एक लालसा आती गई कि मैं लोगों की सेवा कैसे करूं। जी। और मैं लोगों के बीच घुलता गया, मिलता गया, और लगभग अब तो ऐसा हो गया है कि जब तक मैं लोगों से मिलता हूं तो मेरा दिन ठीक से बीता ऐसा लगता नहीं मुझे। जैसा कि आपने बताया कि आप एक समाज सेवा की भावना लेकर के और लोगों की समस्याओं को देखते हुए राजनीति क्षेत्र में आए। पहली बार आपने चुनाव लड़ा जनपद सदस्य का और वहाँ पे आपने जीत हासिल की। उसके बाद भी लगातार आप जनपद सदस्य बने कंटिन्यू दूसरी बार, और आप वर्तमान में कांग्रेस पार्टी से अपने रायगढ़ विधानसभा के विधायक भी हैं। तो एक जिला जनपद सदस्य से लेकर के विधानसभा तक के सफ़र को आप कैसे देखते हैं? देखिए, 2005 में पहली बार मैं जिला पंचायत सदस्य बना जी। उसके बाद 2010 में दूसरी बार बना मैं जी। 2018 में तीसरी बार बना जी। मेरे पिताजी 2013 में चुनाव हार गए जी। लोगों को लगा कि नायक परिवार का अस्तित्व खत्म हो गया जी। और लोग इस बात पर दावे करने लगे जी। कि प्रकाश नायक का भविष्य अब खत्म है। जी। लेकिन मैं अपने लक्ष्य पर अड़ा रहा जी। और मैं लगातार मेहनत करता रहा विधानसभा में। मेरे पिताजी उस समय असक्षम भी हो गए थे, चलने फिरने में लाचार भी हो गए थे। आज तो वो है ही नहीं दुनिया में, दिवंगत हो गए। उसके बावजूद मैं लगा रहा और कार्यकर्ताओं की जो उनके जो सहयोग है, वो जो मुझे हौसला देते रहे, वो मुझे जो प्रेरणा देते रहे, उसके माध्यम से मुझे टिकट भी मिली और 2018 में मैं रायगढ़ विधानसभा से विधायक बना। आपके पिताजी राजनीति में रहे, विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, भारतीय जनता पार्टी में भी उन्होंने योगदान दिया, कांग्रेस पार्टी में भी उन्होंने योगदान दिया। परंतु अगर आपकी बात की जाए और आपके प्रेरणा स्रोत की बात की जाए तो आप किन्हें प्रेरणा स्रोत के तौर पे देखते हैं? राजनीतिक प्रेरणा स्रोत किन्हें मानते हैं? देखिए, मेरी पहली प्रेरणा स्रोत तो मेरे पिताजी हैं जी। डॉक्टर सकलजीत नायक, जिनके सानिध्य में मैंने शिक्षा दीक्षा परिवार में पला बढ़ा। मैं उनके सानिध्य में मैंने राजनीति की शुरुआत की। दूसरे मेरे प्रेरणा स्रोत हैं नंद कुमार पटेल जी, जो मुझे हमेशा मार्गदर्शन देते रहे और दोनों के सानिध्य में मैंने राजनीतिक शुरुआत किया और राजनीति में आगे बढ़ा। अगर आपके राजनीतिक जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों पे अगर प्रकाश डालने की बात हो तो वो क्या हो? देखिए, मेरा जो राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुआ, सफर चालू हुआ, जिला पंचायत सदस्य चालू हुआ, उस समय लोगों की जो मूलभूत समस्या आती थी, पानी, बिजली जैसे रोड जैसे समस्याएं हैं, उसको मैं दूर किया करता था। और मेरे पिताजी सिंचाई मंत्री थे और उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे काम किए। कीरो जो परियोजना है रायगढ़ की, वो उनकी शुरुआत की गई हुई थी और वो रायगढ़ ज़िले में और पूरे प्रदेश में बहुत सारे छोटे छोटे जो टैंक थे, तालाब थे,
उनको टैंक बनाने का काम किया, उसमें उसको विकसित करने का काम किया। जी। लगातार वो ये प्रयास किए कि कैसे हमारा छत्तीसगढ़ सिंचाई के लिए वो अनुरूप बने और उसमें काम हो। जी। मेरे विधायक बनने के बाद, मेरे विधायक बनने से पहले बोलना चाहिए मेरे को जी। कि मेरी जो टारगेट था, जी। मैं शुरू से ही छोटी छोटी समस्याओं, जी। मूलभूत समस्या, बिजली, पानी, सड़क, नाली, जी। रोड, रास्ता, इन पर फोकस करता आया हूँ मैं। जी। और यही सब काम मैंने करवाए हैं। रायगढ़ नगर निगम में 100 करोड़ से ऊपर के काम जी। मैंने रोड, रास्ता, नाली के लिए बनवाया है। जी। और ये कोतरा रोड ओवरब्रिज जी। 77 करोड़ की राशि से उसको मैंने स्वीकृत कराया। जी। और आज चालू भी हो गया। जी। शहीद नंद कुमार विश्वविद्यालय की स्थापना भी यहाँ हुआ। जी। और मेरे कार्यकाल में रायगढ़ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जी। की स्थापना भी हुई। जी। और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 40 करोड़ से ऊपर के काम जी। मेरी विधायक ने दी और समग्र से और पीठावर का प्राधिकरण से हुए। और लगभग 200 से ऊपर करोड़ काम रोड और स्कूल बिल्डिंग बनने के लिए हुए। और वर्तमान में आपकी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, माननीय श्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं आपकी पार्टी के। कार्यकाल समाप्त होने वाला है, चुनाव आने वाला है। ऐसे में सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां अगर आपके शब्दों में बताई जाएं तो वो क्या? देखिए, माननीय भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में सर्वहारा वर्ग काम किया है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो निम्न वर्गीय आदमी हो, सबके लिए काम किया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की सफलता किसी छुपी हुई नहीं है। राजीव गांधी भूमिहीन कृषक मजदूर योजना, जिसके माध्यम से हम 7,000 रुपया गरीबों को दे रहे हैं, वो किसी छिपी हुई नहीं है। हम जो वन भूमि में काबिज हैं उनको हम पट्टा दिए। और हम 7 प्रकार के वनोपज को बढ़ाकर 65 प्रकार के वनोपज को खरीदने का काम किए। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हमारी धरातल में काम कर रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम एक बड़ी उपलब्धि है कांग्रेस सरकार के लिए। इस तरह से हम लोगों ने सभी वर्ग काम किया है और लगातार सभी वर्ग के लिए हम काम कर रहे हैं। और सर्वहारा वर्ग कांग्रेस सरकार से खुश है। जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे हितग्राही कार्यक्रम आपने किए हैं, बहुत सारे आपकी पार्टी ने किए हैं, सरकार ने किए हैं, वर्तमान सरकार के उपलब्धियां आपने बताई। लेकिन वहीं आपके अपोजिशन की बात की जाए, आपके विरोधियों की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, तो वो आपके सरकार के ऊपर तरह तरह के घोटालों के आरोप लगाते हैं, या फिर यूं कह लूँ कि कुछ आपके पार्टी के सपोर्टर्स या फिर कुछ ऐसे लोग जिनके ऊपर गिरफ्तारी का गाज भी गिरा है, तो उन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत सरकार है जी। और छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र सरकार को एक कांटे की तरह चुभ रहा है जी। ईडी के माध्यम से लगातार कांग्रेस नेताओं के घर में छापे किए जा रहे हैं, कुछ मिला नहीं अभी तक जी। और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि कांग्रेस सरकार को बदनाम किया जाए। आज तक ऐसी एक भी सबूत नहीं मिल रहा है जिससे कांग्रेस सरकार या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी या हमारे अन्य नेतागण के ऊपर कोई आरोप सिद्ध हुए हैं। उसके बावजूद लगातार छापेमारी की जा रही है। लेकिन इन सब हथकंडों से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार डरने वाली नहीं है। भूपेश बघेल जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो बहुत ही अड़िग हैं और इन सब चीज़ों से कांग्रेस सरकार नहीं डरेगी। सरकार की काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना नरवा गुरुवा धुरवा बारी, उसको भी लेकर के, गोबर और गोठान को लेकर के भी काफ़ी उग्र होकर के भारतीय जनता पार्टी ने योजना चलाई गोठान को लेकर के। इन सारी चीज़ों को या इन सारी चीज़ों से क्षेत्र की जनता पे और आपकी पार्टी पे क्या प्रभाव पड़ता है, कितना प्रभाव पड़ता है? देखिए, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी सरकार की महत्वपूर्ण योजना है जी। गर्मी माह में हम लोगों ने एक प्रयास किया कि बरसात में जिस समय खेती बाड़ी का सीजन होता है उस समय आवारा पशु या गांव के पशु खेत में न जाएं, इसलिए हमने गोठान की स्थापना किया।
और भाजपा ने गर्मी महीना जब पूरा सब किसानों के जो गोधन हैं, जो उनके गाय हैं, उनके बैल हैं, उसको खुला छोड़ते हैं, उस समय वो गोठान में गए। उस समय गोठान को कुछ मिलना नहीं था। आज हमारे सारे गोठान में बहुत अच्छे से काम हो रहे हैं। जैविक खाद का वहाँ पर उत्पादन हो रहा है और हमारे सारे गोठानों में छोटे छोटे उद्योग लग गए हैं। महिलाएं वहाँ काम कर रही हैं, चाहे अगरबत्ती बनाने का हो, चाहे दिया बनाने का हो, चाहे मोमबत्ती बनाने का हो, ये सारे काम कर रही हैं और सारे गोठान हमारे व्यवस्थित रूप से चल रहे हैं। और ये उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, वो उलू जुलूल हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी छत्तीसगढ़ सरकार हमारे माननीय भूपेश बघेल जी की महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। वो इस बारे में बहुत विशेष ध्यान दे रहे हैं। अगर मैं नरवा की बात करूं तो लगातार जल संरक्षण की काम छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। गोठान की अगर बात करें, हम घुरवा की बात करें, गोठान की बात करें, तो इसे पूरा देश के हर प्रदेश इसको अपना रहे हैं। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की योगीनाथ सरकार जी के जो अधिकारी हैं वो भी छत्तीसगढ़ आए थे और इस योजना के बारे में जानकारी लिख गए हैं। माननीय हमारे प्रधानमंत्री भी इस योजना की तारीफ कर चुके हैं। और आज तक कभी हमने सुना नहीं था कि गोबर कभी खरीदा जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार ये प्रयास किया है कि कैसे किसानों का आय बने, कैसे गोपालकों का आय बढ़े। छत्तीसगढ़ में लगातार भाजपा गौ माता पर उनके नाम से वोट लेने का काम करती थी, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गौ माता के गोबर खरीद कर लोगों को सहयोग करने का काम किए हैं, गोपालकों को समृद्ध करने का काम किए हैं। आज गोपालक हजारों लाख रुपया गोबर बेच के कमा रहे हैं। ये नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की एक समृद्ध कहानी है और इसे लगभग भारतवर्ष के अधिकांश राज्य अपनाने के लिए आज मजबूर हो रहे हैं। आपने गोबर खरीदी की बात की, काफ़ी पॉपुलर हुई थी आपकी पार्टी की, आपकी सरकार की ये योजना 2 रुपये kg गोबर खरीदने की बात पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई थी जब आपने लॉन्च किया था, आपकी पार्टी ने लॉन्च किया था, आपके सरकार ने लॉन्च किया था। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की मैं बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में आपके प्रतिद्वंदी यानी भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो अभी चंद दिनों पहले अलग अलग जिलों में धरने और प्रदर्शन दे करके उस गोबर से बने हुए खाद को लेकर के वो लोग आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, खाद पे वो लोग सवाल उठा रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैविक खाद जो मार्केट में बिकता है वो लगभग 25 से 30 रुपये किलो बिकता है और हमारी सरकार ने नेचुरल रूप से बनी जैविक खाद को किसानों को 10 रुपये किलो में उपलब्ध करा रहे हैं। जो नेचुरल रूप से बनी है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो लोग ये सब बात को बार बार प्रचारित कर रहे हैं कि 2 रुपये किलो में गोबर खरीद रहे हैं और 10 रुपये किलो में जैविक खाद बेच रहे हैं। देखिए, जैविक खाद बनाने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और जैविक खाद ऐसे नहीं बनता, उसके लिए कम से कम 2 महीने का समय चाहिए जैविक खाद बनाने के लिए और उसके बाद जैविक खाद बनता है जिसे हम लोग न्यूनतम मूल्य पर किसानों को बेच रहे हैं। मेरा एक गांव है लोअर सिंह, वहाँ के किसान हैं गांधी करके, वो जैविक खाद का उपयोग किए, उनकी खेतों में जो धान की पैदावार थी वो बढ़ गई। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं लगातार कि जैविक खाद के माध्यम से हमारी जो भूमि का जो स्तर खराब हो रहा था वो सुधर रहा है और हमारी लोकप्रियता, कांग्रेस की लोकप्रियता भाजपा देख नहीं पा रही है और उल्लू जुलूल हरकतें कर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन जनता जान गई है कि इनका जो प्रदर्शन है ये बेकार है। खाद की गुणवत्ता, जैविक खाद की गुणवत्ता पे भी सवाल उठा रही है भारतीय जनता पार्टी। मैंने कहा ना कि जैविक खाद बहुत नेचुरल तरीके से हम लोग बना रहे हैं। हमारी महिलाएं समूह, जो गांव-गांव में महिला समूह है, वो लोग बना रहे हैं। अगर वो लोग खाद की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं
तो महिला समूह के कार्यों पर सवाल उठा रहे हैं। ये मेरा उनसे कहना है कि आप लोग महिला समूह के ऊपर के जो उनका जो काम है उन पे सवाल मत उठाइए। इलेक्शन ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है, मीन्स चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं? आप लोग जब जाएंगे क्षेत्र में, चुनाव की घोषणा होगी, तो कौन से मुद्दे पे इस बार कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने वाली है? देखिए, हम लोग हमारे जो 36 वादे थे जी, जिसमें हम लोग 28-29 वादे पूरे कर चुके हैं जी। और हम लोग अपने जो सरकार की जो वादे थे, जो योजनाएं हैं, उनके लेकर हम लोग चुनाव में जाएंगे। और हमारा स्पष्ट कहना है कि हमने जो कहा वो हमने किया। उसी वादों को लेकर हम लोग जाएंगे। किसान लोगों के पास राजीव गांधी किसान न्याय योजना लेके जाएंगे, गरीबों के पास राजीव गांधी भूमिहीन कृषक मजदूर योजना लेके जाएंगे, निम्न वर्गीय के पास में हम लोग जो काम किए हैं शहरों में उसको लेके जाएंगे, हमारी जो नौकरी पेशा हैं उनके पास ओल्ड पेंशन स्कीम डीओ को लेकर जाएंगे। ऐसे हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं जिस पर हमने काम किया है और उन योजनाओं को लेकर हम घर घर तक पहुंचेंगे और जनता अभी से हमको हाथों हाथ ले रही है। चुनाव में आप देखेंगे इस बार हम 75 के पार होंगे। माननीय भूपेश बघेल जी की मैं बात करूं, वर्तमान कांग्रेस सरकार की, आपके सरकार की अगर मैं बात करूं, तो प्रतिद्वंदियों के द्वारा राम के नाम पे घेरा जाता है आपकी पार्टी को, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राम को लेकर खाली वोट मांगी है, लेकिन कभी उन्होंने राम के लिए कुछ काम नहीं किया। हमारी सरकार ने राम गमन वन पथ को लेकर हमने बहुत सारा काम किया है। माता कौशल्या जो हमारे प्रदेश की बेटी हैं उनका हमने मंदिर निर्माण कराया है। राम भगवान जो हमारे प्रदेश के भांचा हैं उनके लिए हमने काम किया है। और राम को लेकर उन्होंने कोई काम नहीं किया। हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने राम को लेकर, राम भगवान को लेकर बहुत सारे काम किए हैं। और भांचा राम, हमारे कौशल्या पुत्र राम का नाम हमने आगे बढ़ाया है। उनके पद चिन्हों को हमने जनता के सामने लाया है और हमने ये काम किया है कि राम भगवान अपने 14 साल के वनवास काल में जो समय यहाँ बिताए हैं उन सभी समय के जो उनके चिन्ह हैं उसको लोगों के सामने लाने का काम हमने किया है। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। राम की बात चल रही है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, 2024 में उद्घाटन होने वाला है, जैसा सुनने में आ रहा है, सामने आ रही है बातें। तो राम मंदिर के नाम पे एक तरफ आप कह रहे हैं कि राम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के नाम पे राम के नाम का माइलेज लेना चाहती है। क्या लगता है? देखिए, छत्तीसगढ़ और पूरा भारत दोनों का अलग अलग परिप्रेक्ष्य है। छत्तीसगढ़ में हमने अपने भांचा राम के लिए सब कुछ किया और जहाँ तक बात है अयोध्या में राम मंदिर की, वो केंद्र सरकार निर्माण नहीं करा रही है, भाजपा निर्माण नहीं करा रही है, वो हिंदू का जो संगठन है वो निर्माण करा रहा है। हम भी हिंदू हैं, भगवान राम हमारे भी हैं और उसका लाभ केवल भाजपा को नहीं मिलेगा, पूरे भारत को मिलेगा। अभी एक बात सामने आई, रायपुर में एक सड़क का नाम बदला गया और भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर के राम राम चिल्लाने लगी, कैसे देखते हैं आप उसको? देखिए, भाजपा ने बहुत सारे हमारी जो संस्थाएं हैं उनका नाम बदला। कभी कांग्रेस ने कुछ कहा, कुछ नहीं कहा। जब कभी कोई एक नाम हम बदलते हैं उसके बारे में हाय तबाह मचाते हैं, तो उस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि एक उंगली आप किसी को उठाते हैं तो 3 उंगली आपकी तरफ उठती है। रायगढ़ के महत्वपूर्ण मुद्दे क्या रहने वाले हैं? रायगढ़ में कौन से इलेक्शन ब्लूप्रिंट पे चुनाव लड़ा जाएगा? यहाँ का महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? रायगढ़ में महत्वपूर्ण मुद्दा मैं फिर से बोलता हूँ कि मूलभूत समस्या ही रहेगी। रोड, सड़क, नली, पानी, बिजली, जिसमें हमने बहुत सारा काम कराया है और कुछ काम बाकी हैं, उसको हम कराने को लेकर वादे को लेकर जाएंगे। और ग्रामीण क्षेत्र में हमने बहुत सारे काम कराए हैं, वो सब मुद्दों को लेकर हम जनता के पास जाएंगे और जनता हमें हाथों हाथ लगी। केंद्रीय मुद्दे राज्य स्तर के चुनाव में कितना प्रभाव रखने वाले हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में स्थानीय मुद्दे ही काम करेंगे, केंद्रीय मुद्दा काम नहीं करेगा। और नरेंद्र मोदी की जहाँ तक बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी की, माननीय प्रधानमंत्री की बात है,
वो लगातार 2014 से लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, महंगाई बढ़ाने का काम कर रहे हैं जी। और उनका महंगाई उनके समय में इतना बढ़ गया है कि राज्य की जनता जान गई है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ जुमलेबाज नेता हैं और उसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब केंद्रीय मुद्दे राज्य स्तर के चुनाव में प्रभावहीन रहेंगे, आपको लगता है ऐसा? जी बिल्कुल। आपके शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के युवराज कहे जाने वाले माननीय श्री राहुल गांधी जी का सदस्यता चला जाता है और फिर सदस्यता लौट जाता है, कैसे देखते हैं आप पूरी? जो भारत में रहते हैं जी, वो भारत के न्यायपालिका पर, भारत के संविधान पर विश्वास करते हैं जी। भारत की न्यायपालिका सबके हित देखती है जी। गलत निर्णय जो आया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहरा दिया जी। और सही निर्णय के बाद राहुल गांधी जी और मजबूत होकर संसद में अपनी उपस्थिति दे रहे हैं जी। और राहुल गांधी जी एक अकेले ऐसे नेता हैं जी, जो नफरत को दूर कर मोहब्बत की बाजार लगा रहे हैं। राहुल गांधी जी की मेहनत सफल होगी और पूरे देश में एक बार फिर कांग्रेस का परचम लहराएगा। तो वर्तमान में जिन्हें उप मुख्यमंत्री पद से नवाजा गया है उनको लेकर के मुख्यमंत्री की बातें हुआ करती थी, 50-50 की बातें शायद चल रही थी जो पूरी नहीं हुई और अभी उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। इन बातों पे अगर प्रकाश डालने की बात हो या समीक्षा करने की बात हो तो क्या होगा? देखिए, हमारी जो केंद्रीय अलाकामान है जी, उनकी बात है, उस पर मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है जी। और जहाँ तक मुख्यमंत्री पद की बात है जी, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं जी, टी.एस. बाबा हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों हमारे आदरणीय नेता हैं। हम दोनों का आदर करते हैं, दोनों का हम सम्मान करते हैं और दोनों के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और दोनों के नेतृत्व में हमारा फिर पुनः प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगा। भारतीय जनता पार्टी से एक बड़े लीडर ने, श्री नंद कुमार साय जी की अगर मैं बात करूं माननीय, तो उन्होंने पार्टी बदल करके और कांग्रेस का दामन थामा है। इसे आप कैसे देखते हैं, जबकि विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ और नेताओं का नाम सामने आ रहा है, तो इसे कैसे देखते हैं? आदिवासी दिवस के दिन जी छत्तीसगढ़ में आदिवासी प्रदेश को हटा देते हैं जी। आदिवासियों का सम्मान भाजपा में नहीं है जी। नंद कुमार साय जी को भी उपेक्षित कर रहे थे जी। नंद कुमार साय जी ने उचित रास्ता अपनाया और कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन किया, कांग्रेस में सम्मिलित हुए और कांग्रेस की जो विचारधारा है, रीति नीति है, उससे प्रभावित होकर वो कांग्रेस की सेवा में लगे हैं और आने वाले समय में नंद कुमार साय जी के लाभ हमें अवश्य मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक शब्द, एक उपनाम आपके कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी मुखिया को एक उपनाम से नवाजा जाता है, लबरा। क्या लगता है आपको, ये कितना न्यायोचित है? देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है और ऐसे शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ जनता इस सभी बातों का जवाब देगी। अब मैंने पहले कहा, अभी फिर कह रहा हूँ, इस बार कांग्रेस पार्टी इनके इन झूठे नारों को जैसे, इन झूठे बातों को जैसे 75 के पार कांग्रेस पार्टी पहुंचेगी। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के अपने क्षेत्रीय जनता से आपके अपने संकल्प और अपने वादे क्या हैं? देखिए, बीजेपी जब चुनाव आने वाली है तब घर घर द्वार द्वार घूम रही है। हम लोग पिछले 5 साल से लगातार हर घर जा रहे हैं, हर गांव जा रहे हैं, हर मोहल्ले जा रहे हैं, हर बस्ती में जा रहे हैं और लोगों से उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का हल कर रहे हैं। ऐसे में जनता हमारे साथ बनी हुई है और ये साथ 1 दिन या 2 महीने का नहीं है, 1 महीने 2 महीने का नहीं है, बल्कि 5 सालों का है। बल्कि मैं ये कहूँ कि मेरे 20 सालों का संबंध है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरे जो संकल्प हैं वो आज भी यही संकल्प है कि मैं मूलभूत समस्याओं पर ऊपर फोकस करता हूँ और आज भी मैं मूलभूत समस्याओं को लेकर जनता के बीच जाऊंगा। मैंने सारी उनकी समस्याओं को दूर किया है, लेकिन विकास एक ऐसी चीज़ है जो सतत चलती रहती है। आवश्यकताएं ऐसी चीज़ है जो लगातार बनी रहती है। उनकी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा और उनकी विकास की बात जो लोग चाह रहे हैं उसको पूरा करूंगा। यही मेरा संकल्प है। विकास जिस गति से चल रही है उसकी जो गति है
और बढ़ेगी, ये मेरा संकल्प है। आपके शब्दों में अगर मैं जानना चाहूँ कि धर्मांतरण कितना बड़ा मुद्दा है आपके छत्तीसगढ़ के लिए? देखिए, धर्मांतरण की बात करें जी तो पिछले 15 साल के आंकड़े हम उठा लें, जी उन आंकड़ों में हम देखेंगे कि धर्मांतरण बहुत तेजी से हुए हैं। जी जब कांग्रेस सरकार आई है, धर्मांतरण रुक गया है। लोग विकास की ओर देख रहे हैं, लोग तरक्की की ओर देख रहे हैं। धर्मांतरण कोई बड़ा मुद्दा नहीं है और हमारी सरकार ने कभी धर्मांतरण को प्रश्रय नहीं दिया। धर्मांतरण की जब भी बात हुई है तो 15 साल में धर्मांतरण हुआ है, ये उनके लिए सोचने की बात है, हमारे लिए सोचने की बात नहीं है। सावन का महीना है, 15 अगस्त अभी जस्ट बीता है। ऐसे में अगर आप देश प्रदेश की जनता से, अपने क्षेत्र की जनता से कुछ अगर कहना चाहें तो वो क्या हो? मैं तो सावन का महीना भी चल रहा है, मैं तो भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरे विधानसभा, मेरे जिले, मेरे प्रदेश वासियों के ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। और मैं क्षेत्र के निवासियों से यही कहना चाहूँगा, मैंने पूरे 5 साल मन से आपकी सेवा किया है, आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। वैसे इस बार सावन का महीना 2 महीनों का हुआ है, 59 दिनों का, तो काफ़ी असीम कृपा भोलेनाथ की बरसी है लोगों पर। 2 महीने का सावन का महीना आया है और सब पर भोलेनाथ की कृपा बनी हुई है। भगवान इंद्रदेव की कृपा भी बनी रहे, जिससे हमारा खेती किसानी का काम भी बहुत अच्छे से चले। एक इंडिया नामक नई गठबंधन बनाई गई है, आपकी पार्टी भी उसकी सदस्य है। क्या लगता है आपको, ये गठबंधन कितना चुनौती दे पाएगी आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, जब कोई चीज़ मुट्ठी बनती है तो ताकत बनता है। आज इंडिया नामक हमारे पूरे देश में विपक्षी पार्टियों ने एक इंडिया के नाम से एकजुट हुए हैं और एकजुट हुए हैं तो उनकी मुट्ठी बनी है, ताकत बढ़ी है। और निश्चित रूप से इंडिया का जो हमारा बैनर है, हमारा जो गठबंधन है, वो भाजपा के रूप में सफल होगा। हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप अपने क्षेत्र की जनता से, देश प्रदेश की जनता से कोई अपील करना चाहें तो वो क्या? प्रणाम। मेरी सभी देश की और प्रदेश जनता से अपील है कि 2023 में छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, आप कांग्रेस के हाथ को मजबूत कीजिए और 2024 में पूरे देश में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रही है, आप इंडिया गठबंधन को मजबूत कीजिए, यही मेरा आप सबसे अपील है और निवेदन है। नमस्कार। ये थे हमारे साथ प्रकाश सक्राजीत नायक जी। वर्तमान में ये रायगढ़ से विधायक हैं, पूर्व में ये जिला पंचायत सदस्य रहे हैं 3 बार कंटिन्यू अपने क्षेत्र से। और हमारी शुभकामनाएं भी हैं कि आगे आने वाले चुनाव में फिर से ये विजयी हों और विधानसभा पहुँचें। तो ऐसे ही अलग अलग विधायकों से, संभावित प्रत्याशियों से, पूर्व विधायकों से, वर्तमान विधायकों से हम उनका परिचय रिकॉर्ड करते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे, आपसे मिलवाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल टुडेज ब्लूप्रिंट को। प्रकाश नायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद।